हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपके इकोनॉमिक्स की रहने वाली है और इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस वीडियो में किया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो सब आप कर ही देंगे, छोड़िए इनको। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का निर्णय कौन लेता है, मतलब समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। ठीक है, देखिए परिवार लेता है, नहीं, फर्म भी नहीं लेता, राज्य। एक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। राज्य या सरकार जो होती है वो आपके समष्टि स्तर पर क्या लेती है, निर्णय लेती है। राज्य बोल दीजिए या सरकार बोल दीजिए, दोनों एक ही है। तो समष्टि स्तर पर निर्णय लेने का कार्य राज्य या सरकार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, मतलब आपसे पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम पूछा है, तो आप वैकल्पिक देख के कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा नाम इसका पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो सेकंड नेम है वो है आई सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को आई सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है कीमत स्तर से, बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, ये भी सही है। रोजगार स्तर से, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इन सभी से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी, मतलब पूरे विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका टाइम पीरियड क्या था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड था 1929 से 1932 तक। ठीक है, 1929 से 1930 या 32 तक वो महामंदी रही थी। और इस महामंदी की सूचना हमें किसने दी थी, इसका जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था, J.M. किन्स ने। ठीक है, ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस महामंदी काल का अपनी पुस्तक में जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार सिद्धांत का संबंध है स्थैतिक अर्थशास्त्र से, नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध होता है रोजगार सिद्धांत का, क्योंकि रोजगार किसी एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, पूरे व्यक्ति को चाहिए, और समष्टि पर तो पूरे की ही बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट प्रकाश में आई थी, मतलब ये पुस्तक जो थी वो कब इसका प्रकाशन किया गया था, कौन से सन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 में। और ये पुस्तक किसकी है, J.M. किन्स की है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये इसी पुस्तक में महामंदी काल का जिक्र किया गया था और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें रोजगार, ब्याज और मुद्रा सामान्य का सिद्धांत के बारे में बताया गया था। तो ये पुस्तक किसकी थी, ये आपके किन्स साहब की थी। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के पितामह की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय बिल्कुल किया जाता है, पूर्ण रोजगार का भी किया जाता है, कुल उत्पादन का भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रीय प्रवाह में शामिल है वास्तविक प्रवाह, ये भी है, मौद्रिक प्रवाह, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए। आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, सी को तो हम सरकारी व्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सरकारी व्यय। और जो आपका आय है उसको इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जी है आपका, ये जो जी है आपका उसको हम व्यय से डिनोट करते हैं, और एक्स इसको आयात निर्यात से करते हैं। ठीक है, एक्स और एम को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से करते हैं। ठीक है, और यानी कि आयात और निर्यात से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार घाटे से अभिप्राय है निर्यात की आयात पर अधिकता, आयात की निर्यात पर अधिकता। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। व्यापार घाटे में क्या होता है, आयात जो होता है वो निर्यात से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपके एग्जाम बहुत ही निकट है। आपको कहीं से भी कैसा भी कंटेंट मिल रहा है तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको एक बार वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उस रिवीजन करने में कोई हानि नहीं होती है। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है आय के कारण बचत में परिवर्तन, आय के कारण उपभोग में परिवर्तन, आय के कारण निवेश में परिवर्तन, आय के कारण ब्याज में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आय के कारण बचत में परिवर्तन बचत प्रवृत्ति बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? अर्थव्यवस्था के यौगिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संबंधित समस्याओं बेरोजगारी मूल्य वृद्धि का ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण का ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से क्या होता है? निर्यात और उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में कमी आती है, सरकार मुद्रा जारी नहीं करती है, व्यापार कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगर एक देश में विदेशी पूंजी का आगमन होता है तो निर्यात में भी वृद्धि होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन्स का, देखिए किन्स भी आ सकता है कहीं जगह पर, आपके किन्स भी आ सकता है, केन्स भी आ सकता है और केंज भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही अर्थशास्त्री है, इसके नाम अनेक है। ओके, तो देखिए केन्स का अर्थशास्त्र है न्यून मांग का अर्थशास्त्र, मांग आधिक्य का अर्थशास्त्र, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र, आंशिक मांग का अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें न्यून मांग का अर्थशास्त्र है केन्स का अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाते हैं, ये तो नहीं, बिल्कुल राइट नहीं है ये। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कम कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं वो आपके व्यक्ति को बिना कुछ किए ही मिल जाते हैं। ठीक है, सरकार देती है। जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है उनमें वृद्धजनों को कुछ भी नहीं करना पड़ता और सरकार उन्हें पेंशन देती है। और छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो भी आपके हस्तांतरण आय के अंतर्गत आती है और इसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? रोजगार के स्तर में कमी, बिल्कुल राइट। औसत मूल्य के स्तर में कमी, ये भी सही है। उत्पादन में गिरावट भी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी काम एक आर्थिक मंदी के दौरान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार में पूंजी उधार लेता है निवेश करने के लिए, लेकर न लौटाने के लिए, हस्तांतरण भुगतान मानकर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निवेश करने के लिए एक फर्म या व्यवसायिक फर्म जो होती है वो पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। एक चतुष्क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बचत प्लस कर प्लस आयात बराबर होने चाहिए निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात के। ठीक है, बचत और कर, बचत आपकी किसके बराबर होगी? निवेश के। कर किसके? सरकारी व्यय के। और आयात आपके निर्यात के बराबर होना अनिवार्य है। और ये चतुष्कोणीय या खुली चतुष्क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था की संतुलन की शर्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डेली बेसिस पे 2 क्लासें आती है, एक सुबह और एक शाम को। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोज़ को टाइम से देख लेना है ताकि आपको वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।